अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट रिदा और आज मैं मौजूद हूं यूए एस्थेटिक्स क्लिनिक में डॉक्टर उस्मान अमीरुद्दीन के साथ। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपको बताती चलूं, डॉक्टर उस्मान पाकिस्तान के मशहूर प्लास्टिक सर्जन एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप कैसी हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह जी। तो डॉक्टर साहब, व्यूअर्स को बताइएगा आप कितने अरसे से इस प्रोफेशन में हैं? जी, थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ इंटरव्यू के लिए प्लान आउट किया। व्यूअर्स, बेसिकली आई एम हेयर, मैं इस प्रोफेशन में कम अज़ कम मुझे 10 से 12 साल हो गए और थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि जो मेरा बैकग्राउंड है, हाउ आई स्टार्टेड माई दिस फील्ड इन डॉक्टरी, उसमें आई डिड माई ओ लेवल्स फ्रॉम बीकन हाउस एंड उसके बाद मैंने एफएससी की थी फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से। फिर मैंने इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से मैंने अपना जो है एमबीबीएस कंप्लीट किया। आफ्टर दैट आई डिड एफसीपीएस फ्रॉम सीपीएसपी इन प्लास्टिक सर्जरी एंड उसके अलावा आई डिड अ लॉट ऑफ सम कोर्सेज फ्रॉम यूएसए अलॉन्ग, उसके अलावा डेनमार्क से, एंड आई डिड एमआरसीएस एज वेल और आई हैव वर्कड इन सऊदी अरेबिया। करंटली मैं इस टाइम के ऊपर डीजी खान मेडिकल कॉलेज में भी वर्क कर सकूँ एज असिस्टेंट प्रोफेसर और मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ, चेयरमैन हूँ इन्फेक्शन कंट्रोल का, जो कि गवर्नमेंट लेवल पे हैंडल कर रहा है। प्लस व्यूअर्स, थोड़ा सा ज़्यादा आई थिंक सो हो गया, लेकिन लेट मी टेल यू, आई एम द CEO ऑफ हुसैन सर्जिकल हॉस्पिटल डीजी खान एंड CEO ऑफ यूए एस्थेटिक्स इन लाहौर। जी, तो व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेयर केयर और हम इस बारे में पूछेंगे डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब, आप हमें हेयर केयर की रूटीन्स जो हैं वो हमें बताइए कि कैसे किया जा सकते हैं। ओके, दैट्स वेरी नाइस जी, थैंक यू फॉर एक्नॉलेजिंग। हेयर केयर के बारे में मैं आपको थोड़ा ये बताना चाहता हूँ कि आज के आप देखें कि बहुत सारे स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट के अंदर बाल एक ऐसी चीज़ है जो आपकी शख्सियत को निखार पैदा करती है, चाहे वो फीमेल्स हैं चाहे वो मेल्स हैं, ठीक है सर। आई थिंक हम अगर हेयर केयर को 2 या 3 हिस्सों में डिवाइड करें तो हम उसको बेहतर हम व्यूअर्स को बता सकते हैं कि हर बंदा सोच रहा होगा कि हमारे ये प्रॉब्लम्स हैं, हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो मैं इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ। अगर हेयर केयर को हम एक लेके चलते हैं एज अ जनरल हेयर केयर, दूसरा है जी मेडिकल हेयर केयर और थर्ड ऑप्शन है जिसमें हम सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू में भी आ जाते हैं। तो ये तीनों चीज़ों से हमारी पूरे जो इंसान हैं, बॉडी मेल्स एंड फीमेल्स हैं, वो इन तीनों कैटेगरीज में फॉल करते हैं। तो आई एम होपफुल व्यूअर्स इस टाइम के ऊपर सोच रहे होंगे कि हम किस लेवल में फॉल कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दी जनरल केयर। मेरे ख्याल में जो जनरल केयर है उसमें हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक मेल्स हैं एक फीमेल्स हैं, जिनके बाल छोटे हैं और जिनके बाल लंबे हैं। तो दोनों की केयर ऑब्वियसली कुछ लेवल पे फ़र्क हो जाती है। जो मेल्स के रिलेटेड हेयर केयर है, मैं सजेस्ट ये करता हूँ कि ये जो बहुत सारा एक कॉमन सा मिथ है कि लोग नहाने के बाद तेल लगाते हैं, तो आई सजेस्ट कि जो नहाने के बाद तेल लगाने वाला कॉन्सेप्ट है उसको प्लीज़ ख़त्म कीजिए। बिकॉज तेल जो है ना, ऑयल जब आपके बालों पे लगता है तो वो आपकी जो डस्ट है वो अट्रैक्ट करता है ऑयल, और उस अट्रैक्शन की वजह से जो डस्ट है वो बालों के अंदर जुड़ जाती है और डस्ट इज़ बेसिकली डेंजर फॉर द हेयर फॉल। तो वो बालों को डैमेज भी करेगा, बालों की 2 रुख मुँह भी कर देगा, बालों का क्वालिटी, उसकी शाइन, उसको भी इफेक्ट करता है। रूट्स भी डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से नहीं लेके चलते। तो एक तो ये बेसिक टिप है। दूसरी टिप मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, अगर आपने ऑयल लगाना है तो नहाने से कम 2 घंटे पहले ऑयल लगाएं और फिर आप अपना शावर जो है ना वो ले सकते हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि बाल, अगर आपको शक है कि बाल बहुत ड्राई हो जाता है नहाने के बाद, तो वो ये वाला जो आपका मैन्यूवर है, जो अमल है, वो मेरे हिसाब से बालों को बहुत अच्छा शाइन भी देता है और उनको नरम भी रखता है और आप अपनी हेयर स्टाइलिंग बहुत अच्छा तरीके से कर सकते हैं। ये था जी मेल से रिलेटेड। फीमेल्स का भी यही मेरा आपको सजेशन है कि इसी टिप को फॉलो कीजिए। ज़्यादातर देखा यह है कि मेल्स तो रोज़ सर धो लेते हैं, लेकिन फीमेल्स हैं वो कहती हैं हम कम से कम 2 दिन के बाद सर धोएं। तो मेरे ख्याल 2 या 3 दिन के बाद जो लोग अपना सर धो रहे हैं, तो ये टिप बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये ऑयलिंग वाली। yes. तो आप देखेंगे हर 2 दिन के बाद भी आप नहाते हैं तो मेरा ख्याल है कि वो वैसे भी आपका स्कैल्प को ऑयल काफ़ी ज़्यादा आ जाता है एंड यू फील लाइक कि बाल चिपक गए हैं और उनमें वॉल्यूम नहीं है एंड यू डोंट फील गुड कि हमारे हेयर जो है वो फुल अपनी लाइफ में नहीं आते। तो ये मेरे ख्याल में दोनों मेल्स और फीमेल्स में दोनों ये टिप अप्लाई होती है। सेकेंड चीज़ मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि जो शैम्पूज़, बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये है कि बेबी शैम्पू यूज़ किया जाए। नो, बेबी शैम्पू प्लीज़। देखिए, बच्चों में और एडल्ट्स में
आपके बहुत बॉडी में फ़र्क आ गया होता है। तो ऑब्वियसली जो आपके बॉडी पार्ट्स हैं या हेयर है या स्किन है उसमें भी तो चेंजेस आई हैं। अगर आप बेबी शैम्पू से ही अपने बालों को धोएंगे तो आप एडल्ट की तरफ तो कन्वर्ट हो गए, लेकिन वो हम समझते हैं उसमें केमिकल्स नहीं है, हम केमिकल से बालों को डैमेज कर लेंगे। दिस इज़ द रॉन्ग कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट से बाहर आए। जो बेबी शैम्पू और बेबीज़ पे रहने दें और जो अडल्ट के शैम्पू उसको अडल्ट्स में रहने दें, लेकिन मेक श्योर कर लें कि जब आप शैम्पू खरीदते हैं उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ज़रूर एक बार पढ़ लें। वो इंशाल्लाह हम आपको अपने स्क्रीन के ऊपर शो कराएंगे कि कौन कौन से शैम्पू में इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़रूरी हैं। आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं कि दीज इंग्रेडिएंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द शैम्पूस। वो आप जब भी कोई शैम्पू सेलेक्ट करें ये चीज़ उसमें साथ देख लीजिए, वो आपको शैम्पू सेलेक्ट करने में हेल्प करेगी। ठीक है। ये भी टिप दोनों के लिए है, मेल्स के लिए भी है और फीमेल्स के लिए भी है। थर्ड चीज़ है कि आप पानी का इंटेक कितना है। वाटर इंटेक इतना ज़रूरी है कि उसके बगैर स्किन भी फ्रेश नहीं रहती और बाल भी फ्रेश नहीं रहते। तो वाटर इंटेक अपना अच्छा कीजिए। कैसे पता लगेगा कि आपका वाटर इंटेक ठीक है? आप ज़रूर, ये आपको खुद महसूस होगा कि मुझे प्यास बहुत लगी है। इसका मतलब है कि आप ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड थे तो आपको बहुत प्यास लग रही है। लेकिन अगर आपको प्यास नहीं लग रही इसका मतलब है आपकी बॉडी तो हाइड्रेटेड है ही, लेकिन स्टिल यू नीड कि वो जो रिफ्रेश, जो बॉडी एयर से वो पानी निकल रहा है, चाहे सांस के फॉर्म में निकल रहा है, चाहे वैसे एवेपोरेट हो रहा है, पसीने की फॉर्म में आ रहा है, तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ 1 or 2 ग्लासेस विद इंटरवल ऑफ एवरी 2 आवर्स के साथ। इस तरह आपका बाल और आपके जिल्द दोनों बड़े ज़बरदस्त लगेंगे एंड यू विल लुक गुड इन द मिरर। तो ये आई थिंक ये 3 मेन चीज़ें हैं जिस पे हमें आगे चलना चाहिए। चौथी चीज़ जो मैं आपको टिप देना चाहता हूँ वो ये है कि जो बालों की केयर होती है असल में जनरल, उसमें यह है कि कम से कम अगर आपने सारा दिन बहुत ज़्यादा डस्ट एरिया में गए हैं, बहुत हैवी स्ट्रेस लेवल में आपने टाइम गुजारा है, तो फीमेल्स को तो है मुश्किल होती है रात को शावर लेने के लिए, लेकिन मेल्स को मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा अगर आपने डस्ट एरिया में बहुत काम किया है तो प्लीज़ डू हैव अ शावर बिफोर गोइंग टू द बेड। अगर फीमेल्स भी ले लें तो सोने पे सुहागा है जी इस चीज़ के लिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने जनरल केयर के बारे में तो बहुत अच्छे से बताया। इसके अलावा और भी कुछ टिप्स हैं तो आप? जी बिल्कुल, टिप्स हैं, टिप्स तो बहुत सारी है जी। तो मेरा ख्याल है कि कुछ टिप्स हम व्यूअर्स को क्लिनिक पे भी बता सकते हैं। आई एम होपफुल कि पीपल विल कम ओवर टू मी एंड जस्ट हैव अ टिक टॉक चिट चैट विद मी, और मेरे ख्याल में आपको काइल कर लूँगा रिगार्डिंग हेयर केयर। बिल्कुल ठीक। तो आप हमें मेडिकल केयर के बारे में भी कुछ बताएं ना। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जी, जनरल केयर के साथ मेडिकल केयर भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। लोग समझते हैं हम एक ट्रीटमेंट तो ले लेते हैं, लेकिन दूसरी ट्रीटमेंट अगर हम नहीं लेते तो क्या वो हमारे वो रिजल्ट्स अचीव होते हैं? नो। आपको मेडिकल केयर लेनी पड़ती है इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी मेडिकल प्रॉब्लम। मेडिकल प्रॉब्लम ये हो सकता है कि अगर आपको कोई मरूसी बीमारी है, जस्ट लाइक डायबिटीज़ है या कोई और प्रॉब्लम्स हैं, स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, तो उससे रिलेटेड भी आपको ज़ाहिर बात है हेयर फॉल हो रहा है या हेयर के मल्टीपल इश्यूज आते हैं, तो आई थिंक वो मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ आ जाता है। मेडिकल केयर में मेरे आपको अगर हम डिवाइड करने इसको, तो उसमें एक होता है लोकल एप्लीकेशन, बालों की केयर, दूसरा हम आपको ओरल मेडिकेशंस की फॉर्म में देते हैं, और थर्ड चीज़ हम इसको इंजेक्शंस भी लगाते हैं इसके अंदर बालों की हेयर फॉल के प्रिवेंट करने के लिए। उसका थोड़ा मैं बताता चलूँ कि जो मेडिकल में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग मेडिसिन्स, उसमें जो इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत सारे लोग आप देखे होंगे कि जिनके हीमोग्लोबिन लेवल बड़ा कम होता है और वो अनीमिक होती है लेडीज़, उन्होंने बहुत सारे सपोज मल्टीपैरस वुमेन है, 1 या 2 बच्चे पैदा किए हैं, बट उनका अगर हीमोग्लोबिन लेवल डाउन जा रहा है या किसी वजह से भी हीमोग्लोबिन लेवल कम है तो एनीमिया की वजह से भी बाल हेयर फॉल होता है और बालों की क्वालिटी, उसकी थिननेस, उस पर इफेक्ट आता है। तो हम मेडिकली इन चीज़ों को लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ मल्टी वाइटामिन्स, इन द फॉर्म ऑफ आयरन सप्लीमेंट्स, जिंक है, सेलेनियम है, बायोटीन है, ये कुछ चीज़ें हैं जो हम बालों की केयर के इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स की फॉर्म में देते हैं। कुछ में आपको बालों पर लगाने के लिए कुछ सीरम्स हैं वो हम सजेस्ट करते हैं पेशेंट्स को, लेकिन प्लीज़ मेक श्योर कि कोई भी सीरम लगाना हो, do consult any doctor who is qualified for that. Otherwise I am available, you can see my number on the WhatsApp, आप मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं इस मामले में, और मैं आपको गाइड करूंगा कि कौन सा सीरम आपके बालों के लिए सूट करता है। उसके अलावा थर्ड चीज़ ऑप्शन है PRP, जो बड़ा हिट टॉपिक है। हर बंदा जिसको नहीं भी पता ना, वो उसको PRP के बारे में एक वर्ड सुना हुआ है, बट दे डोंट नो व्हाट इज़ PRP। तो मेरे हिसाब से जो PRP है
ये फीमेल्स और मेल्स के लिए अर्ली स्टेज में जब हेयर फॉल स्टार्ट हो गया है उसी वक्त पकड़ लेना चाहिए और पीआरपी कराना चाहिए। प्लेटलेट, पीआरपी स्टैंड्स फॉर प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। इसमें हम आपका ब्लड थोड़ा सा लेते हैं अराउंड को 10 से 20 ml तक, और उसको सेंट्रीफ्यूज करके प्लेटलेट्स निकाल के आपकी बालों की जड़ों में लगाते हैं। उसका फ़ायदा बहुत अच्छा है। एक तो बाल गिरना बंद हो जाता है, बालों की क्वालिटी अच्छी हो जाती है, बालों की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है जी। तो ये है बेसिकली केयर जो हम जनरल केयर के साथ मेडिकल केयर जो पेशेंट हमारे पास आए तो मेडिकल और जनरल को दोनों को मिक्स करके हम पेशेंट को लेके चलते हैं ताकि पेशेंट शुड बी सेटिस्फाइड with us and should be a word for the US aesthetics। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने जनरल और मेडिकल के बारे में तो बहुत अच्छा बताया। अब आप हमें ये बता सकते हैं आजकल लड़कियां और लड़के दोनों ही ये केराटिन और स्ट्रेटनिंग की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। ये क्या हमारे बालों के लिए अच्छा है या नहीं? इनके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं वो बताइएगा। ये बहुत अच्छा एक सेंसिटिव टॉपिक है जी कि एवरीबडी लव्स टू गेट द फ्लॉन्ट हेयर, मतलब फ्लेक्स चाहिए उनको, हैं वो समझते हैं जो फ्लेक्स है ना दे कम ओनली विद द स्ट्रेट हेयर। तो आई डोंट थिंक कि फ्लेक्स दे कम विद द स्ट्रेट हेयर, दे कैन कम विद द वेवी एज वेल, दे कैन कम विद द कर्ली एज वेल, डिपेंड अपॉन हाउ यू कैरी देम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। जो कैरेटनाइजेशन है और जो प्रोटीन ट्रीटमेंट है, सिंपल प्रोटीन ट्रीटमेंट इज़ गुड, लेकिन ये जो केराटिन विद स्ट्रेटनिंग इफेक्ट है ना, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेयर हेल्थ। उसके लिए आपको फिर बहुत सारे, आप देखिए बहुत सारे, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी भी बहुत सारी सोशल नेटवर्किंग होगी फीमेल्स में, तो आप देखते हैं कि वो जब केराटिन करा के आती हैं दे ऑलवेज गिव यू सिंपल कि भी ये फ़लाँ शैम्पू यूज़ करें, फ़लाँ सीरम्स यूज़ करें, बिल्कुल तो ऐसे केयर कीजिए। तो बहुत सारी आई थिंक लेडीज़ है जो हाउस वाइफ्स हैं या वर्किंग वुमेन हैं, दे आर नॉट एबल टू कैरी दैट रूटीन। तो वो उस रूटीन में जब नहीं आ पाती हैं तो उनके लिए फिर बहुत सारा प्रॉब्लम स्टार्ट होता है और फिर वो हेयर फॉल की तरफ चला जाता है, बाल दो रुख हो जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब केराटिन किया जाता है तो उसमें बालों को स्टीम भी किया जाता है। तो स्टीम से उसका कलर बेसिकली डिफ्रॉस्ट, उसको ख़त्म किया जाता है कलर को, ओरिजिनल कलर को, उसको फिर दोबारा कलर करके फिर दोबारा उसकी स्ट्रेटनिंग की जाती है। तो ये प्रोसेस है जिस प्रोसेस से गुजरते हैं ब्यूटिशियंस। तो मेरे हिसाब से वो बालों का जो शैफ्ट है वो दो रुख भी होता है, उसकी केराटिन जो बॉन्ड्स हैं वो भी खुल जाते हैं, तो रिपेल करता है। आपने नोट किया होगा केराटिन स्ट्रेट करने के बाद आपके बालों के अंदर ना एक मैजिक सा आ रहता है, एक बाल दूसरे बाल से लेदर होना स्टार्ट हो जाता है, अलग अलग, ठीक है। तो आपको ऐसे लगता है जैसे वो उसके अंदर करंट्स आ गए हैं बालों के अंदर। तो बेसिकली वो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स होते हैं जो हम ये हीट एनर्जी से पैदा करा देते हैं, तो वो उसमें उसकी वजह से नुकसान के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ करें, अगर मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि ना करें, लेकिन अगर करते हैं तो हेयर केयर के लिए इतना इंपॉर्टेंट आपको अग्रेसिव होना पड़ेगा उनके लिए, ताकि आपके बाल डैमेज ना हो। जब डैमेज नहीं होंगे तो, अगर डैमेज होते हैं तो वी आर अवेलेबल, जब नहीं डैमेज होते तो हम आपको हमारी आप वीडियो देख के अपने आप को बचा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, आपने हमें टाइम दिया और मेरा ख्याल है मैं आपसे बहुत से क्वेश्चन कर रही हूँ। अब आप इसके साथ साथ मुझे ये भी बता दें, ये जो ग्रे हेयर आ जाते हैं और कलर हेयर जो होते हैं, ये भी ज़रा थोड़ा सा अगर बता दें हमारे व्यूवर्स को। देखिए जी, ग्रे हेयर जो है ना वो एक कॉमन सा नॉर्मल इफेक्ट है, हम इसको प्रॉब्लम नहीं कहते। ग्रे हेयर तो हर बंदे ने आना ही आना है एक एज के साथ। तो जब ग्रे हेयर कुछ लोगों को जल्दी आ जाते हैं, कुछ लोग अपनी एज के मुताबिक आते हैं। तो ग्रे हेयर के ऊपर अभी तो कोई ऐसी सिस्टमाइज्ड मेडिकल जिसे कहते हैं जी रिसर्च कोई डेफिनेट अभी नहीं आई, बट स्टिल इट्स इन द रिसर्च फॉर्म, अभी वो चल रही है। होपफुली वी गेट दैट ग्रे हेयर ट्रीटमेंट्स, हम उसको मैनेज कर सकें थ्रू नॉन सर्जिकल भी और सर्जिकल भी। उसका हल है आप डाई लगाएं, ठीक है जी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डाई को सिलेक्ट कैसे करें, कि आपको आपके फेस के मुताबिक, आपके बालों के टेक्सचर के मुताबिक कौन सा कलर आपको सूट करेगा। सो बहुत सारे लोग कोई कलर करा लेते हैं बट दे डोंट नो कि क्या उनके फेस पे वो हेयर कलर सूट भी कर रहा है या नहीं कर रहा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्किन कलर, स्किन टेक्सचर, उसके मुताबिक आप अपने हेयर कलर की, उसका कलर की सिलेक्शन और बालों का डिज़ाइन या बालों का जो टेक्सचर है उसके मुताबिक अपना हेयर कलर सेलेक्ट करें। सो डू कंसल्ट before getting into these hair color plans. Do discuss with your beautician or do discuss with your cosmetologist. फिर आपके लिए जो चीज़ इस्तेमाल करेंगे वो बहुत अच्छा इफेक्ट देगा। लेकिन मैं आपको एक बताऊं कि कलर जो भी सिलेक्ट कीजिए उसके अंदर वो कोशिश करें कि वो अमोनिया फ्री होना चाहिए। अमोनिया फ्री होगा फ़ायदा होगा। लोग के ज़हन में अमोनिया यूज़ करेंगे तो बाल ब्लीच होंगे, बालों का रिजल्ट कलर ज़्यादा देर तक ठहरेगा।
प्लीज़ वो उसको जेन से निकाल दें। अगर आपको 15 डेज़ के बाद करना पड़ता है, डू इट फॉर 15 डेज़ फॉर योर हेल्थ केयर ऑफ द हेयर। सो डोंट गो फॉर कि जी मुझे कम पैसे में अगर हम ज़्यादा दिन कलर स्टे करें, तो वो वाला कॉन्सेप्ट की तरफ ना जाइए। सिर्फ अपने हेयर केयर को बचाने की कोशिश करिए, ताकि आप भी जब भी शीशा नया देखें तो आपको हमेशा नई एक लैला नजर आए। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। सब आपकी गुफ्तगू के बाद तो अब हर कोई लड़की जो है वो लैला ही बनेगी, वो लैला बनना चाहेगी। इंशाल्लाह जी, हम बनाएंगे हर एक को लैला विद यूएस एस्थेटिक्स। जरूर जरूर, क्यों नहीं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब अब आप हमें सर्जिकल हेयर केयर के बारे में कुछ बताइएगा। दोबारा बोलो जी ना, रुकिए आप। अच्छा, तो डॉक्टर साहब अब आप हमें सर्जिकल हेयर केयर के बारे में कुछ बताइए। ये सर्जिकल हेयर केयर, मैं ये समझता हूँ कि जो ये सारे जनरल केयर और मेडिकल केयर के लिए अगर फिट नहीं होते उनके अंदर, एंड दे स्टिल हैव अ प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम क्या हो सकती है? प्रॉब्लम यही है बॉल्डनेस। तो जो बॉल्डनेस है उसके लिए वी आर अवेलेबल। आई एम द प्लास्टिक सर्जन एंड आई कैन गिव यू द मैक्सिमम प्रोफेशनल सर्विसेज एट आवर सेटअप्स इन लाहौर एंड डीजी खान। सर्जिकल केयर देखिए, ये अगर आप इसको एरा कंसिडर करें तो हम इसको नेम देंगे हेयर ट्रांसप्लांट से। जो लोग गंजे हो जाते हैं, जिनका बाल वो टाइम पे नहीं पकड़ पा रहे, या उनके बाल हेयर फॉल हो गए और बॉल्डनेस स्टार्ट हो गई है, तो आई सजेस्ट के विदाउट लूजिंग योर कॉन्फिडेंस, बेशक जो मर्जी आपकी एज है, चाहे यंग एज है चाहे 60 प्लस है, अपने कॉन्फिडेंस को डाउन ना जाने दें, ताकि आप सोशली एक एक्टिव जो है ना वो पार्टिसिपेंट बन सकें, लोगों के लिए भी और अपनी फैमिली के लिए। हेयर ट्रांसप्लांट की कुछ हिस्ट्री है। पहले ये कट से किया जाता था, पीछे टांके लगाए जाते थे बैक ऑफ द हेड से, और आहिस्ता आहिस्ता एडवांसमेंट होती चली गई। उसमें अब हम मशीन के थ्रू बाल निकालते हैं और माइक्रो से अब वो नैनो की तरफ कन्वर्ट कर रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो हेयर ट्रांसप्लांट है ये करे कौन? हमारे पूरे पाकिस्तान में क्या, ऑल ओवर द वर्ल्ड में भी, मोस्ट ऑफ द पीपल ओवर हेयर इन पाकिस्तान, जो मैं कहता हूँ वो एक टेक्नीशियंस ये काम कर रहे हैं। तो मैं ये इस प्रोग्राम के थ्रू एक मैसेज ज़रूर कन्वे करना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाते हैं, सर्जिकल हेयर की तरफ, डू आस्क आपने डॉक्टर से कि वेदर ही विल डू द सर्जरी और नॉट, नंबर 1। नंबर 2, जो आपकी सर्जरी कर रहा है उसको ज़रूर देखें कि वेदर ही इज़ अ क्वालिफाइड पर्सन, डिग्री है उसके पास। फिर आप अपना सर उसको दें कि जी मेहरबानी करें हमारा सर भी आप बेहतर कर दें, हमें अच्छा बना दें। हाँ जी, तो ये थोड़ा सोच समझ के फैसला करना है। ये आवाम ही कर सकती है, मेरा काम है आपको बताना, अवेयरनेस करना, लेकिन अब फैसला आवाम का है। आवाम को ये चाहिए, पैसों को कंसिडर करते हुए प्रोफेशनलिज्म को ना ख़राब करें, प्रोफेशनलिज्म को टॉप पे करें। अगर पैसों को कोई इशू है तो आप अपने प्रोफेशनल डॉक्टर से डिस्कस कर लें कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, इतने हैं, आप काइंडली इस मामले को हल कर लें। ना कि आप विंडो शॉपिंग करें, मल्टीपल सोशल मीडिया इंटरेक्शन के थ्रू, फेसबुक पेजेस के थ्रू उन लोगों को हंट करें जो कम पैसे ले रहे हैं, जो टेक्नीशियंस हैं। सो इस चीज़ को ख़त्म कर लीजिए। दिस इज़ माई मैसेज टू द पीपल। दूसरा हम जो कर रहे हैं वो है FUE नैनोग्राफ्स। बहुत फाइन पंच होता है हमारा, उसमें बैक से हम बाल लेते हैं सर के। इवन कि हम अगर बैक से बालों की थोड़ी सी क्वांटिटी कम भी है तो हम बॉडी हेयर भी से ले सकते हैं, लाइक चेस्ट है, लाइक बियर्ड है, लाइक टमी है, इनसे हम जगह से ले सकते हैं, थाइज है, आर्म्स हैं, हर जगह से हम बाल ले सकते हैं और वो हम आपके बॉल्डनेस को उनके साथ कवर कर लेंगे। तो ये बेसिकली सर्जिकल केयर फॉर्म में आ जाता है। अब रही बात कि जी हेयर ट्रांसप्लांट में लोग बहुत सारे मुझसे 2 सवाल पूछते हैं कि जी एक तो आप ग्राफ्ट कितने लगाएंगे, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप पैसे कितने लेंगे। तो मेरा ख्याल है कि जो बंदा पैसे पूछता है ना, तो उसने बड़ी कोई कमेटी भी इकट्ठी की होती है, उसने जेब में यहाँ से पैसे भी डाले होते हैं, यहाँ भी डाले होते हैं, तो वो इकट्ठे करके कहता है यार मैं किसी को दूंगा तो मेरे पैसे ज़ाया तो नहीं हो जाएंगे, ज़ाया तो नहीं जाएंगे। आई एम होपफुल लोग इस टाइम पे सोच रहे हैं, देख भी रहे होंगे कि हाँ डॉक्टर साहब तो ठीक कह रहे हैं कि पैसे के ज़ाया ही ना हो जाए। है राइट? मोस्टली होता है। तो वो सोचते हैं लोग। तो बी अश्योर्ड, इंशाल्लाह हम आपके पैसे ज़ाया होने नहीं देंगे और प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। और यही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना ये चाहता हूँ कि नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स, सवाल इंपॉर्टेंट है, ग्राफ्ट कितने लगाएंगे। ग्राफ्ट को सिलेक्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप मेरी कमिंग वीडियो में भी देख सकते हैं, हमारे चैनल पे भी देख सकते हैं, उसमें बताया गया है। आप यूट्यूब चैनल का लिंक भी हम आपको दिखा रहे हैं, उसमें आप मेरा व्हाट्सएप लिंक भी देख रहे हैं। अगर आपको व्हाट्सएप लिंक चाहिए होगा हम आपको वीडियो का लिंक भेजेंगे कि हाउ वी सेलेक्ट द ग्राफ्ट्स। तो इस तरह ये सर्जिकल केयर की फॉर्म में जाता है। लोगों के ज़हन में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या ये सर्जिकल केयर से स्किन कैंसर तो नहीं हो जाता?
नो, इट डज नॉट। हम स्किन में खेलते हैं और स्किन के अंदर ही रहते हैं, इसमें कैंसर का कोई चांस नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और ना ही हम दिमाग पे जाते हैं, ना ही दिमाग की हड्डियों पे जाते हैं। लेकिन अगर ये सही तरीके से मैनेज किया जाए तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता। अगर ये नॉन प्रोफेशनल हैंड्स में गया है या आपने स्टेरिलाइजेशन तरीके से ये नहीं की है तो फिर देयर आर चांसेस ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन। वल्ला तो कोई किसी सी चीज़ भी इन्फेक्शन हो सकती है। सो बी विजिलेंट with your doctor who is performing this operation. बाकी हम आपके लिए हाजिर हैं anytime if you want to come to my clinic, to myself, I am there for you. और उसके अलावा किसी के पास भी जाना चाहें, ये टिप्स आपके जहन में हो ताकि आप डिस्कशन कर सकें डॉक्टर्स के साथ। जी, तो व्यूअर्स आपको जनरल मेडिकल और सर्जिकल हेयर केयर के बारे में पता चल चुका होगा, और इसके बावजूद अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है या कोई भी क्वेश्चन है तो ये जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है इस पे कांटेक्ट करके आप यहाँ पे विजिट भी कर सकते हैं, और इनबॉक्स करके भी कोई भी सवाल है आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।